जय हिंद सभी स्टूडेंट को। होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम पास आने वाला है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की उतना आपके लिए फायदा है। जो क्वेश्चन आपको दिखेगा सामने उस समय पर, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो। जितनी लेक्चर्स बनाए हुए हैं उनमें मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। हर एक लेक्चर का हर एक क्वेश्चन अटेंड जरूर करना, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। बाकी ये जो क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है ये भी सारी इंपॉर्टेंट है। कोई बकवास क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि बकवास है। ठीक, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं प्रैक्टिस करो। बाकी जब एग्जाम होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, जो हम लेक्चर्स बना रहे थे वो कितने रेलेवेंट थे। फिलहाल ये सेशन आपका मिक्स्ड क्वेश्चंस का है। थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो माफ करना, क्योंकि हाथ में मेरे चोट लगी तो हो सकता है दिक्कत आ जाए। फिलहाल हमें एक्सपोनेंट फाइंड आउट करना है। किसका? 3 का। एक्सपोनेंट का मतलब 3 की पावर कैलकुलेट करनी है मुझे। कितनी आएगी? 100 फैक्टोरियल में। जब हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था ईपीएन। ईपीएन का मतलब क्या होता है? ईपीएन का मतलब होता है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन एन फैक्टोरियल। इस ये जो एन गिवन है 100 फैक्टोरियल में, हमें 3 का एक्सपोनेंट बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन प्राइम प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन प्राइम स्क्वायर। एंड होप आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रखते हो, है ना, फंक्शन से। तो अब n का काम कौन कर रहा है? n का काम कर रहा है 100 फैक्टोरियल। सो वी हैव 100 अपॉन प्राइम कितना गिवन है? 3 का एक्सपोनेंट चाहिए, प्लस 100 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 3 की पावर 3 प्लस 100 अपॉन 3 की पावर 4। अब इसके आगे मैं वैसे भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 5 करूंगा तो वो 100 से ज्यादा आ जाएगा, और 100 से ज्यादा आते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे क्या बना देगा? 0 बना देगा। ठीक है जी, चलो जी कैलकुलेट करते हैं। 3 से इसको डिवाइड करोगे लगभग लगभग कितना आएगा? 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या काम करता है? इंटीग्रल वैल्यू देता है। सेम 3 3 3 का स्क्वायर 9 9 से डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9 प्लस 27 से इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा? ये आएगा 4, लगभग 4, है ना। 27 4 जा आप कैलकुलेट कर लो। 8 2 4 2 जा 8 और 2 10 नहीं 3 आएगा। 4 टाइम्स में तो ज्यादा चला जाएगा, 3 बार्स हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज 81 को 100 से 1 टाइम्स। ठीक, क्योंकि हम दशमलव जो डेसिमल है उसके बाद के नंबर्स नहीं देते, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर को वो नंबर्स पसंद ही नहीं है, ये इंटीग्रल वैल्यू देता है। सो हमारे पास कितना आएगा? 3 एंड 1 4 5 6 7 8 एंड 3 एंड 1 4। इसका मतलब जब आप 100 फैक्टोरियल को ओपन करोगे ना तो 3 की पावर आपको कितनी देखने के लिए मिलेगी? 48 देखने के लिए मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब मुझे 15 का एक्सपोनेंट चाहिए 100 फैक्टोरियल में। अब समझो 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन हम 9th क्लास में एक चीज पढ़ के आते हैं कि हर एक नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है। बिल्कुल। तो 3 मैं क्या करूंगा? 15 का एक्सपोनेंट निकालने से अच्छा है मैं 3 और 5 दो के एक्सपोनेंट फाइंड आउट करूंगा। तो 3 का एक्सपोनेंट तो मैंने अभी देखा है, 3 का कितना आता है? 48 आता है 100 फैक्टोरियल में। तो मैं अब क्या करूंगा? 5 का एक्सपोनेंट 5 फाइंड करता हूँ। तो 5 का एक्सपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए 100 अपॉन 5 प्लस 100 अपॉन 5 स्क्वायर। अब आगे लेके जा नहीं सकता क्योंकि 125 मिलेगा, और 125 100 से बड़ा नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको 0 दे देगा। सो व्हाट वी हैव 20 प्लस 4, सो वी हैव 24, है ना। अब इसका मतलब इस 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर तो मिलेगी 24 और 3 की पावर मिलेगी 48, लेकिन मुझे तो 15 चाहिए
और 15 होता है 3 × 5, है ना। तो मुझे इसकी कंप्लीट पावर चाहिए, तो इसकी कंप्लीट पावर मैं 24 लिखूं या 48 लिखूं? सर कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि इन दोनों का मिनिमम यहाँ पर लिखा जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? मिनिमम ऑफ 24 एंड 48 विच इज इक्वल्स टू 24। तो 15 का एक्सपोनेंट कितना आएगा 100 फैक्टोरियल में? 24। नेक्स्ट, देखने में बहुत भयानक है लेकिन बहुत इजी है। इफ मॉड अल्फा इज लेस देन 1 एंड मॉड बीटा इज लेस देन 1, क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो सीरीज है आपकी ये इनफाइनाइट तक जा रही है, और आपने जीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम पढ़ा हुआ है, वहां पर जो कॉमन रेशियो होता है आर, उसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाए करती है। हर एक बात के अपने मायने हैं। S1 की वैल्यू मुझे ये गिवन है, तो सबसे पहले मैं S1 ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 - अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या है? इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - R, और R कितना गिवन है? -अल्फा, कॉमन रेशियो। सो S1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/1 प्लस अल्फा। ठीक। इन द सेम वे S2 क्या है? S2 बीटा में इनफाइनाइट सीरीज है। सो ये कितना मिलेगा? 1/1 प्लस बीटा। मुझे कैलकुलेट ये चीज करनी है, इसको मैं S नाम दे दूं, इसको हम S नाम दे देते हैं। ये कितना आएगा? 1/1 प्लस अल्फा बीटा, है ना। A/1 - R। नाउ यहां से मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। वी हैव 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1/S। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 1/S - 1। सॉरी, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/S - 1, है ना। तो सॉरी, ये S1 होगा, ये S2 होगा। ठीक। तो दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो दिस वी हैव 1/1 प्लस, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 1/S1 - 1, एंड व्हाट इज बीटा? 1/S2 - 1। नाउ एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव S1 S2 अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 क्यों, यहाँ पर भी S1 S2 आएगा, है ना। एलसीएम लिया है हमने। सो वी हैव S1 S2 प्लस 1 - S1 एंड 1 - S2, और ये आपका फाइनल आंसर बन चुका है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, अगर ये आपको गिवन है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है मॉड Z+1 की। देखो, जिसकी भी आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको माइंड पर रखो। मुझे ये अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, मॉड Z1 + Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ट्राइंगल इनइक्वालिटी इज लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉड Z1 + मॉड Z2। इन्हीं दिन के लिए हम चीजें पढ़ते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। नाउ व्हाट वी हैव, मुझे गिवन है मॉड Z+4। सो मॉड Z+4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉड Z+3, है ना, एंड +1। वी कैन राइट दिस थिंग, एंड दिस क्वांटिटी इज आल्सो रिटन एज मॉड Z+1 + 3। एंड ये काम कर रहा है मेरा Z1 का, और ये काम कर रहा है मेरा Z2 का। ठीक है। ओ सॉरी, वेट, हमें दिया गया है, हमें ये भी तो ध्यान में रखना है ना। एक सेकंड, हमें मॉड Z+4 लेस देन इक्वल टू 3 मिला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करूंगा। ये जो मॉड Z+4 की वन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मॉड Z, क्या लिखा जाए इसे, +1। इसकी तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको +5 - 1 लिखा जा सकता है? नहीं, एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गई। ओके, वेट, आपको वैल्यू कैलकुलेट किसकी करनी है? मॉड Z+1 की। ओके, ठीक, हो गया, डन। मॉड Z+1 को क्या लिखा जा सकता है? मॉड Z+4 एंड -3, है ना। वी कैन राइट दिस थिंग, इस Z+1 को +4 - 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो ये काम करेगा मेरा Z1 का, और ये काम करेगा मेरा
Z2 का। सो दिस इनइक्वालिटी इज लेस देन एंड इक्वल्स टू मॉड Z प्लस 4 एंड प्लस मॉड्यूलस ऑफ -3, इस वाले फॉर्मूले से। नाउ Z प्लस 4 की वैल्यू आपको गिवन है 3 और मॉड के अंदर -3 प्लस में ही बाहर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 6। सो मॉड Z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको याद होगा जब मैंने आपको कॉनिक सेक्शन करवाया था तो वहां पर आपके पास मैंने 2 डिग्री की इक्वेशन लिखवाई थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। और मैंने कहा था आपसे ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 टाइप की वैरायटी आपको देती है। अगर डेल्टा 0 है सो हमें डेफिनेटली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती है, और अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो हमें कॉनिक सेक्शन मिलता है। उसने बोला है इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर पेयर और लिखा हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी उसने ये बात बोल दी है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रही है, दैट मींस डेल्टा डेफिनेटली 0 है। पहली बात तो मैं इस बात से श्योर हूं कि डेल्टा तो 0 है। दूसरी बात उसने एक बोली है कि रियल और डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रही है, दैट मींस एच स्क्वायर की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगी ए बी के। अगर ये रियल और इक्वल देती तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, अगर इमेजिनरी देती तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। ठीक, नाउ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और हमारी मेन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है। नाउ एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर लैम्डा है और यहाँ पर एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h है, दैट मींस h की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा बाय 2। b कितना हो जाएगा, b इज आल्सो 2। सो वी हैव h स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ab, मतलब h स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन ab इज 2 2 जा 4। ठीक, ये ग्रेटर देन का साइन है। आज मेरा हाथ थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। So we have lambda square minus 16 is greater than 0. So we have lambda minus 4 and lambda plus 4 is greater than 0. और ये लीनियर इनइक्वालिटी बन गई। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4 यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगेन वो कह रहा है अगर कोई इंटरसेक्ट करे ना करे, मैंने आपको एक चीज बताई थी सर्कल में कि अगर आपको कोई सर्कल गिवन है, कोई भी लाइन इसको टच नहीं करती या टच करती है या इसको इंटरसेक्ट कर जाती है, तो हमें एक ही चीज याद रखनी है कि सेंटर से इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस में क्या रिलेशन होता है ना। देखो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं d ले लूं, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन r है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इस रेडियस से ज्यादा हो गई, दैट मींस कि ये लाइन इसको कभी टच ही नहीं करेगी। अगर d और r एग्जैक्टली बराबर हो गए, इसका मतलब ये इसको टच कर रही है क्योंकि रेडियस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। और अगर डिस्टेंस लेस देन r है, दैट मींस ये इसको अंदर से कट करके गई है क्योंकि अब की बार रेडियस ज्यादा हो गई इस डिस्टेंस से। तो सेम यहाँ पर भी वो ये बात कह रहा है कि इफ दिस लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट, अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस से ज्यादा आएगी। नाउ हमारे पास सेंटर क्या गिवन है, सेंटर गिवन है -10 और -10, और रेडियस क्या गिवन है, रेडियस गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 180। क्लियर है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी इक्वेशन को सही फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये सही फॉर्मेट होगी। नाउ व्हाट इज d, d मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो y की जगह पर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस m, x की जगह पर x की वैल्यू पुट करेंगे का मॉड्यूलस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो x का कोएफिशिएंट कितना है, m स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट इज 1। तो ये तो d की वैल्यू आ गई। तो d हमने कितना कैलकुलेट करा है, माइनस का 10 m का मॉड्यूलस अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर
plus 1. This quantity is greater than r. r for radius, so radius is square root of 180. ठीक है. नाउ आप क्या करोगे, आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे. सो वी हैव 10 plus 10m का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस वी हैव 180, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये उठकर आ गया इधर. नाउ दिस इज सिंपल अ लीनियर इक्वेशन. आप इसको सॉल्व करो, आपकी m की वैल्यू आ जाएगी. ठीक, बस कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. नाउ लीनियर इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है. देखो मैंने यहाँ पर दो वेराइटियां रखी है. सबसे पहली वेराइटी ये है जब आपके डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं होता है. जब भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल ना हो तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं. ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है. देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. सो वी हैव 1/2, this we have 3x plus 20/5 is greater than equals to 1/3, and this we have x minus 6. just cross 3 की मल्टीप्लाई है, 9x plus 60 is greater than equal to 5 2 10, और 10 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई minus 60. So we have 120 is greater than equal to x, means x is less than equal to 120. इसका मतलब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर कर 120. ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन था. इसमें आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं था, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करवानी है. आपको अपने क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, जो भी आपका राइट हैंड साइड में उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में उठा के लाओ एंड सिंपल एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करो. ठीक, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करवाना वरना आंसर गलत हो जाएगा. इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो वी हैव -x -1 अपॉन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, और जैसे ही माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इनइक्वालिटी सॉरी इस तरफ 0 रहेगा. जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. नाउ मेरे पास दो पॉइंट आ चुके हैं. एक तो x की वैल्यू -1 आ चुकी है, और एक x की वैल्यू कितनी है, 0. हम क्या करते हैं, दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो एक वैल्यू क्या आएगी 0. दोनों की दोनों फैक्टर्स की पावर ऑड है, इसलिए साइन अल्टरनेट चलेंगे प्लस माइनस प्लस. लेकिन आपको कैसा पोर्शन लेना है, नेगेटिव पोर्शन. नेगेटिव पोर्शन का है यहाँ पर. सो x बिलोंग करेगा, अब समझो बात, -1 से लेकर के 0, तो -1 to 0, और 0 की तरफ से ओपन. क्यों, क्योंकि अगर x की जगह पर 0 पुट कर दिया तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी. एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो ये सब अपने कान आंख सब खोल कर रखना वहां पर एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 8, लॉग की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड. सिंपल सी प्रॉपर्टी. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, log 3a, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे पता है इसका बेस और एंगल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना. तो एक सेकंड, इसका क्यों बेस चेंज कर रहा है, इसका बेस चेंज करता है ना, तो मुझे फायदा भी मिलेगा. सो दिस वी हैव 1/log बेस a3 टू log बेस ax. देखो लॉग के क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप उनका बेस सेम नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते लॉग की. तो ये चीज आप अपने दिमाग में जरूर रखना. नाउ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 3x इक्वल टू 4. सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3 की पावर 4, मीन्स x इक्वल टू 81. ठीक, सिंपल. कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, सबसे पहली प्रॉपर्टी लगाई है log बेस a b इक्वल्स टू 1/log बेस b a. एंगल और इसका ये बेस चेंज हो जाता है. दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है कि अगर मेरे पास log बेस a b गिवन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log बेस m b, मतलब एक बेस में मैं इनपुट ब्रेक कर सकता हूँ. याद करने का तरीका बहुत सिंपल है. सबसे पहली बात, इनका बेस सेम कर दो. दूसरी बात, जो नीचे लिखा हुआ है वो नीचे रहेगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो ऊपर रहेगा. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इंपॉर्टेंट है.
देखो अगेन वही बात है कि जब तक आप लॉग की प्रॉपर्टी तभी अप्लाई करोगे ना जब लॉग का बेस सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस 1 की जगह पर पुट करने वाला हूँ लॉग बेस ए और एंगल बी, क्योंकि मुझे पता है अगर बेस और एंगल सेम हो गए तो वैल्यू सेम हो जाती है। सेम यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ, लॉग बेस भी बी और एंगल भी बी, और सेम यहाँ पर लॉग बेस बी सी और एंगल बी सी। तो मुझे क्या मिल गया, लॉग बेस ए इंटू दिस, लॉग बेस ए इंटू दिस, और बीच में एडिशन है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, इनका मल्टीप्लीकेशन। दिस वी हैव ए बी सी in the same way. This is what? This is log base b और abc. In the same way 1 upon log base c into abc, क्योंकि मुझे पता है कि log m into n की वैल्यू log m प्लस log n होती है। तो ये एडिशन मल्टीप्लीकेशन में तभी बदलता है जब यहाँ पर बेस सेम होता है, इसलिए मैंने 1 की जगह पर इनके बेस सेम कर दिए। b था तो b लिखा, a था तो a लिखा, c था तो c लिखा। नाउ अब जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा क्या होगा, बेस और एंगल चेंज हो जाएंगे, ए बी सी ए प्लस लॉग ए बी सी बी प्लस लॉग ए बी सी एंड सी। अगेन देखो इनके बेस सेम हो गए तो एडिशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो वी हैव a इंटू बी इंटू सी। अब देखो एंगल और बेस सेम तो इसकी वैल्यू 1। ठीक, एंड ये लास्ट वन आपके लिए घर से होमवर्क जैसे एज यूजुअल चलता है। ये प्रॉब्लम आपको घर से सॉल्व करनी है, इंपॉर्टेंट है, आपके तार खुलेगी दिमाग पे, सारे के सारे लॉग के कॉन्सेप्ट लगवा देगी। ठीक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।